नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं प्रारब्ध के इस मंच के नियमित स्पीकर हमारे व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसी के साथ दर्शकों, आप स्क्रीन के एक हिस्से में देख पा रहे हैं आनंद कुमार। आनंद कुमार सोशल मीडिया पर लिखने के धनी हैं, कविताएं, किताब लेखन के धनी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये सिनेमा पर लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पहली पंक्ति का सिनेमा विश्लेषक ये बात लिख रहा है। जब ये दर्शन पर लिखते हैं तो दार्शनिक जैसी बातें होती हैं। जब ये एक होता है पूरा होमवर्क करके ये चीजों को रखते हैं। राजनीति पर भी बिना होमवर्क के कोई बात कहना पसंद नहीं करते। अपना इनका स्मॉल टॉक्स एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है। तो प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्तित्व। बिहार से आप दोनों आते हैं, आप दोनों का गृह प्रदेश है बिहार। बिहार राजनीतिक रूप से एक ऐसी जमीन मानी जाती है जो अलग अलग तरीके के प्रयोग करती है। इस समय चुनाव चल रहा है। लालू प्रसाद यादव, आप सोचें जरा, एक तरफ प्रधानमंत्री परिवारवाद के खिलाफ, क्षेत्रवाद के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका मेन नैरेटिव है, और दूसरी तरफ बिहार इस समृद्धता को जी रहा है कि वहां लालू प्रसाद यादव की दो बेटियां चुनाव लड़ रही हैं, दो अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ रही हैं दोनों बेटियां। भ्रष्टाचार में लिप्त वो परिवार है, मुखिया सजा याफ्ता है। उसके बावजूद तेजस्वी की एक ऐसी इमेज बनी पड़ी है, हालांकि आजकल कमर में दर्द के वजह से वो एक दूसरे ही तरीके का ताना बाना बुनाया जा रहा है, वीडियो घुमाए जा रहे हैं। ऐसे में बिहार में परिवारवाद एक बार फिर, जिसको कि दम के साथ लालू यादव दोहराते हैं कि परिवार है तब ना परिवारवाद होगा। आनंद जी, जब देश में परिवारवाद के खिलाफ नैरेटिव चल रहा है, जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ नैरेटिव चल रहा है, ये सारी चीजें हैं प्रधानमंत्री के बिल्कुल पहले एजेंडे में है, और जहां से वो अब बिल्कुल मारक हो गए हैं बहुत सारी और चीजों के साथ। ऐसे में लालू की दोनों बेटियों का क्या हाल है, उस परिवार का क्या हाल है चुनावी मैदान? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो पाटलिपुत्र है, जिस जगह से मीसा भारती लड़ रही हैं, ये मीसा भारती जो है, ये लालू यादव और उनके परिवार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। पहले भी क्या हुआ था, जब लालू यादव इस जगह से चुनाव हारे थे, पाटलिपुत्र से चुनाव हारे थे, तो वो एक ऐसे व्यक्ति से हार गए थे जो उनकी ही पार्टी छोड़कर किसी दूसरे दल में गया था। दोबारा जब इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात हुई तो यहाँ से रामकृपाल यादव खड़े होना चाहते थे और मीसा भारती जो है वो उसे सीट देना चाहते थे। अब अपनी बेटी है मीसा भारती, तो उसे पहले जगह दी, और रामकृपाल यादव जो थे वो खासम खास माने जाते थे लालू यादव के, लेकिन उनको जगह नहीं मिली। तो लिहाजा जो रामकृपाल यादव थे वो निकल करके भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ गए और उन्होंने मीसा भारती को हरा दिया। अब 2 बार मीसा भारती यहाँ से हार चुकी हैं और 1 बार लालू यादव हार चुके हैं। तो ये जो है बिल्कुल वो जो बगल का कांटा बोलते हैं या फिर कुर्सी पे लगा हुआ कोई पिन बोलते हैं, वैसा है। और पाटलिपुत्र की सीट जो है वो इनको चुभती रहती है। अब दूसरा जो सीट इन्होंने जो अपनी दूसरी बेटी को दिया हुआ है, उस सीट में देखिए समस्या ये है कि भाई परिवार को उसने, या फिर ऐसे कह लीजिए कि परिवार के जो मुखिया थे लालू यादव, उसके लिए कहा जाता है कि इन्होंने अपनी किडनी दान कर दी, बहुत बड़ा दान कर दिया। तो भाई इस दान का कुछ ना कुछ हिसाब किताब तो होगा ना, कुछ दिया है तो कुछ लेंगे भी। तो उस लिहाज से उनको एक दूसरी सीट दे दी गई। लेकिन इन दोनों सीटों पर अगर आप मुकाबला देखेंगे तो कोई खास मुकाबला नहीं है। मीसा भारती जो है वो जमीनी स्तर की नेता नहीं मानी जाती है या नेत्री नहीं मानी जाती है। लोगों से मिलने जुलने और संपर्क बनाने में उनका कोई बहुत बड़ा योगदान रहा हो, बहुत बड़ा उन्होंने कोई काम किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी तुलना में आप रामकृपाल यादव को देखेंगे तो अगर मेरे मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान खुलने वाली हो, उसके उद्घाटन के लिए हम पहुंच जाएं और रामकृपाल यादव से कहें कि सर चलिए जरा, भैया चलिए जरा, मेरा एक दुकान खुल रहा है और उसका उद्घाटन कर दीजिए। अगर क्षेत्र में होंगे रामकृपाल यादव तो छोटी से छोटी दुकान की उद्घाटन में वो पहुंच जाएंगे और कुछ ना कुछ वहां पर से खरीद करके जो सामाजिक व्यवहार होता है वो करते हुए जाएंगे। तो उनकी जान पहचान जो होती है लोगों से, हर मोहल्ले में 4 लोगों को वो जानते हैं, नाम से कई लोगों को बुला सकते हैं। तो ये जो आप कभी कभी देखते हैं कि मोदी जी कर रहे होते हैं कि कभी किसी सभा भाषण में गए और वहां किसी दूर खड़े ड्राइवर को बिल्कुल नाम लेकर बुला लिया और अचानक सब लोग अचंभित हो गए कि कभी बरसों पहले इस व्यक्ति से मिला था ये आदमी और इसका नाम तक इसे याद है। तो वैसा ही कुछ रामकृपाल यादव के साथ हो जाता है। कई कई लोगों का नाम उन्हें याद रहता है, कई कई लोगों से वो मिलते रहते हैं लगातार।
तो यहाँ मीसा भारती जो है बहुत कमजोर पड़ती है। इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो रोहिणी आचार्य की जो रैलियां होती हैं उसमें आप देखेंगे कि पूरा पूरा खानदान जुटा हुआ होता है। उसी मंच पर आपको तेजस्वी दिख जाएंगे, उसी मंच पर तेज प्रताप दिख जाएंगे, वहीं आपको लालू यादव दिख जाएंगे, सब लोग दिख जाएंगे। लेकिन उसकी तुलना में आप देखेंगे कि मीसा भारती का प्रचार वैसा हो रहा है क्या? तो राजधानी पटना के एक चुनावी क्षेत्र से लड़ने के बावजूद आपको मीसा भारती के प्रचार में उतनी मेहनत करता हुआ लालू का परिवार नहीं दिखेगा। ऐसा माना जा रहा है कि परिवार के लोग भी अब समझने लगे हैं कि मीसा भारती को उचित जो मूल्य था उनका परिवार का सदस्य होने का वो दे दिया गया है, और अब जो दूसरी बहन है उनकी बारी है। तो ये खींचतान चल रही है अंदर भी, और बाहर भी लोगों को ये चीज समझ में आने लगी है। बड़ी बात आपने दोनों सीटों पर दोनों बेटियों की स्थिति क्या है राजनीतिक चुनावी जमीन पर ये बताने के साथ ये एक बात सामने रख दिया कि जिस तरीके से अमेठी रायबरेली और एक घर में और झगड़ा भाई बहन का सुनाई दे रहा है, तो उसी तरह से यहाँ लालू प्रसाद यादव परिवारवाद इस तरीके से ढो रहे हैं कि उसमें बेटियों को निपटा रहे हैं कि मीसा का कोटा पूरा हो गया, बहुत दे दिया, दान दहेज, अब ठीक है, अब जरा इसको जो है अभी इन्होंने जो है हमारी जिंदगी बचाई है और वो किया है, तो वहां पर फोकस है। लेकिन वहां बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं राजीव प्रताप रूडी, तो उनके सामने वो इतने जमे हुए हैं और लगातार वहां से चुन के आते रहे हैं, तो ये थोड़ी सी मुश्किल होगी। अच्छा व्यालोक भाई, एक चीज मैं आपकी तरफ आऊंगा, तेजस्वी प्रसाद प्रताप को लेकर लालू यादव इतने इनसिक्योर क्यों हैं? ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि पप्पू यादव तक को वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, बर्दाश्त की ये हद है। आखिर इतनी इनसिक्योरिटी, एक तरफ तो ऐसा लगता है कि एक माया बुनी जा रही है तेज प्रताप के आगे, इस समय कमर पे हाथ रख के कभी हेलीकॉप्टर में कभी गाड़ी में, तो ये वो एक छवि इस समय देखी जा रही है। विधानसभा में एक बार बड़ा तनतना के बोल दिए थे, तो एक अलग छवि बनाई जा रही है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव इतने इनसिक्योर नजर आते हैं कि पप्पू यादव इधर उधर रोग आ रहे हैं, पार्टी भी गई, ये भी गया, वो भी गया। ये क्या है? तेजस्वी यादव का तिलिस्म क्या है? कोई तिलिस्म नहीं है, इसको बस चीजों को सही तरह से कंपेयर करके तुलना करके देखना है, और उनको बाइनरी में नहीं, उनको समग्रता में समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे आपके प्रश्न तक मैं जाऊं उसके पहले एक एनेक्डोट है। अभी कुछ दिनों पहले रूडी से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी लड़ाई किसी रोहिणी से नहीं है, रोहिणी का वो बहुत सम्मान करते हैं, उनकी लड़ाई लालू से है, और ये लालू से ही है। वो लालू प्रसाद केवल तेजस्वी को लेकर इनसिक्योर नहीं है, वो बहुत चांगले हैं। अगर वो इनसिक्योर नहीं होते तो तेज प्रताप को ही साइड लाइन नहीं करते। मीसा को तो उन्होंने ऊपर से सांसद बना के, भाई सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए किया उसको तो उन्होंने मीसा के लिए किया है। एमबीबीएस टॉप करवाया है, उसके बाद राज्यसभा भेजा, राज्यसभा जैसी जगह में मीसा भारती, मतलब वही कि कैम्ब्रिज हार्वर्ड में राहुल विषधर, या फिर संसद में जैसे विषधर राहुल, तो चलिए कम से कम लोकसभा में था, इसको तो राज्यसभा ऊपरी सदन में भेजा भाई लोगों ने। लड़ाई लालू प्रसाद से है, रूडी की। अब आपका जो सवाल था कि इनसिक्योरिटी, तो जरा एक महिला को और याद कीजिए। यहाँ तो पुरुष है, यहाँ तो धृतराष्ट्र है, जो दुर्योधन के मुंह में इतना बावरा हो चुका है कि भगवान की बात नहीं सुन रहा है, श्री कृष्ण की बात तक नहीं सुनाई दे रही है उसको। केशव सारी बातें मान ली, लेकिन जिस पर वो सीरियल में मुकेश खन्ना कहते थे, उफ धृतराष्ट्र ये तुम्हारे किंतु परंतु, ये कहते थे ना, और कभी कुर्सी का हत्था उखाड़ लेते थे मुकेश खन्ना। एक माँ भी है, गांधारी भी है, जिसने पट्टी बांध रखी है, वो दिल्ली में पाई जाती है, और सोनिया माइनो उसका नाम है, और विषधर राहुल उसके कुपुत्र हैं। खैर कुपुत्र हमारे लिए हैं, उसके लिए तो सुपुत्र ही हैं। सोनिया का बेटा विषधर ही होगा। खैर
आप जरा देखिए वहां कितनी इनसिक्योरिटी है कि जिस वाहन का 20 साल से दोहन हो रहा है, यहाँ तो चलिए कोई किसी का दोहन नहीं कर रहा है, शोषण नहीं कर रहा है, वो केवल अपने बाकी जात भाइयों का कर रहे हैं या पूरे प्रदेश का कर रहे हैं, परिवार में कोई किसी का शोषण नहीं। लेकिन नकली गांधी परिवार में तो परिवार में ही शोषण चल रहा है एक दूसरे का। बताइए 25 साल से बेचारी को बना दिया है कैंपेनर, अब 500 यूनिट लेकर रायबरेली में घूम रही हैं कि भैया जीतेंगे भैया जीतेंगे, और उनको कुछ दिया नहीं जा रहा है। वही वो तो हम असुरक्षा, वही असुरक्षा तेजस्वी के साथ है। इसलिए पहले तेज प्रताप को क्या किया गया, थोड़ा आउटस्पोकन है बंदा, थोड़ा भक्ति भाव में रहता है, तो सबसे पहले तो उसकी ये हो गई कि ही वियर्स हिंदुत्व ऑन हिज स्लीव्स, तो वो आरजेडी के हिसाब से गलत हो गया। उसके बाद थोड़ी मस्ती में भी रहता है, शिव का भक्त है तो थोड़ा मस्त है, जो मन में आता है वो बोल देता है, तो उसको किनारे किया गया। अब मीसा जी को और इनको प्रसाद भी दे दिया गया, और ऐसा प्रसाद है जिसमें आपके खत्म होने की ही संभावना है। कहने को मिठाई दे दी गई कि भाई हमने तो सीट दे दी दो तुमको, ऐसी सीट फंसा के दे दी कि लगभग हार तय है। हालांकि मैं भविष्यवाणी वगैरह नहीं करता, और रूडी से भी पूछिएगा तो वो कहेंगे कि मैं भविष्यवाणी क्यों करूं, अभी तो देखते हैं। लेकिन ये मामला वही है, इनसिक्योरिटी वही है, और ये पूरा प्रपंच लालू खानदान का यही। बिल्कुल। तो व्यालोक जी, आपने जिस हिसाब से दिल्ली वाले राज परिवार से कंपेयर किया, तो कम से कम वहां तो न बेटी को न दामाद को, दोनों को टिकट से मरहूम मतलब हटा के, और उसके बाद ये निभाया गया पुत्र मोह, और इनसिक्योरिटी का इलाज करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ लालू प्रसाद यादव तो बेहद आपके हिसाब से शातिर तरीके से बेटियों को ठिकाने लगा रहे हैं राजनीतिक रूप से, और इनके है ना, भाई टिकट दे के और हरवा के। लालू जैसा दिमाग भी तो चाहिए। सोनिया कुछ भी है तो इटालियन है, ये महाराज खांटी बिहारी बुद्धि से खैनी ठोक के बड़े हुए हैं, तो इनके दिमाग में कौन लगेगा भाई? हमारे नीतीश चा के दिमाग में कोई लगेगा? अभी भी वो किधर चले जाएंगे, इसको लेके हम 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, हम तीनों में कोई कुछ कह सकता है क्या? अरे चुनाव खत्म होते होते वो उधर टहल ले। अरे हम तो 4 जून तक हाथ जोड़े बैठे हैं। अच्छा, आप नीतीश कुमार को ले आए, अब मैं नीतीश कुमार को ही बीच बहस में ले आना चाह रहा था। आनंद जी, आप ये बताइए, देखिए भारतीय जनता पार्टी, कम से कम जो नई भारतीय जनता पार्टी 2013 से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही है, जो बड़े तरीके से, बड़े शोध के बाद अलग अलग राज्यों के हिसाब से स्ट्रेटजी तय करती है, सीटों तक की स्ट्रेटजी तय होती है, दिल्ली में बूथ तक की स्ट्रेटजी ये लोग तय करते हैं, है ना। तो बिहार में नीतीश कुमार को अपने पाले में करना, और जब ये हो गया है कि मैं खुद हाथ जोड़ रहा हूं कि 4 जून तक ये बने रहे जहां हैं, 4 जून के बाद देखा जाए, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो इतने प्रिडिक्टेबल हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं दर्शकों कि कितने अनप्रिडिक्टेबल हैं, मैं यहां उल्टा कहता हूं कि कितने प्रिडिक्टेबल हैं, कि कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर कहीं भी दावे के साथ कह सकता है कि नीतीश कुमार जी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हाउ प्रिडिक्टेबल इज। तो सर ये बताइए, नीतीश कुमार का महत्व क्या है? भारतीय जनता पार्टी भी क्यों लॉलीपॉप लेके उनकी तरफ चली जाती है, और नीतीश कुमार यहाँ चुनावी मैदान में कहाँ है? क्योंकि गठबंधन को लीड कर रहे हैं। कभी वो अगर इंडी गठबंधन में होते तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होते, तो यात्रा तो यहाँ वहां से शुरू हुई थी। आनंद जी, कहाँ बाढ़ा नीतीश कुमार? कहीं बाहर हो रहे बाढ़ा का? क्योंकि बाहर बहुत रहते। देखिए, अब नीतीश कुमार के बारे में सबसे पहले तो ये कहना चाहिए कि वो राजनेताओं में, बिहार के ठीक ठाक राजनेताओं में जो राजनीति कर सकता है, उसमें वो आखिरी है। मतलब लालू यादव हुआ करते थे, रामविलास पासवान हुआ करते थे, रामविलास पासवान अब रहे नहीं। लालू यादव जो है वो अब अंतिम ही स्टेज पर हैं। ज्यादा बोलते बोलते भी नहीं, अगर ज्यादा देर बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उतनी बढ़िया स्थिति रही नहीं है उनकी। और नहीं आनंद जी, एक स्थिति बड़ी अच्छी है। पिछले 48-72 घंटों में सक्रिय हुए हैं, और मुंह खोलते ही बोल दिए कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, और 4 घंटे बाद सटाक से यूटर्न ले लिए, चारा वापस। इसी की वजह से कह रहे हैं कि ये जो नीतीश कुमार वाली स्पीड थी ना पलटने की, ये जब आपको लालू यादव में दिखने लगे तो आपको समझना चाहिए कि लालू यादव अब वो नहीं रहे जो वो कभी हुआ करते थे। कह दिया तो कह दिया बस।
अब यही होगा। तो वो स्थिति अब लालू यादव की भी रही नहीं, और नीतीश कुमार भी अब अंतिम ही पायदान पर हैं। वो कब रिटायर हो जाएं कहा नहीं जा सकता। तो अब ये जो पीढ़ी थी, इसके खत्म होने के बाद हम हमेशा कहते हैं कि बिहार की राजनीति में जगह खाली है। कोई भी अगर चाहे, जिसके पास थोड़ा बहुत धनबल हो, 5 साल खर्च करना चाहता हो या 2 साल भी खर्च करने को तैयार हो, वो अगर आकर के बिहार में थोड़ी मेहनत करता है तो राजनीतिक उपजाऊ जमीन बिल्कुल खाली पड़ी है। कोई भी अपने पास वोटों की खेती कर सकता है। उसके बावजूद पता नहीं क्यों लोगों को बिहार दिख नहीं रहा है, 40-40 सांसद दिख नहीं रहे हैं। यहाँ की जमीन पर खेती नहीं की जा रही है राजनीति की, तो ये खाली जमीन पड़ी है। कोई भी आए, मेहनत करे, जगह मिल जाएगी, जगह बन जाएगी। तो ये सब कुछ हो रहा है जब पीछे की तरफ। तो दूसरी तरफ एक चीज जो और हो रही है भाजपा की ओर से, वो ये है कि भाजपा बार बार अपने नेतृत्व को थोड़ा बहुत बदल के, थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करके, थोड़ी बहुत ट्विनिंग करके चीजों को सही करना चाह रही है, लेकिन वो भी हो नहीं पा रहा। बिहार की राजनीति में भाजपा के पास भी वैसे नेता नहीं है जिनका जो पहुंच हो, जिनकी पहुंच पूरे राज्य के स्तर पर हो। युवाओं को स्थान देने के मामले में भी आप देखेंगे तो युवाओं को स्थान देने के मामले में भी ये लोग बहुत पीछे पड़ जाते हैं। एक अगर युवा नेता में अगर हम लोग गिने तो हम लोग रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को देख सकते हैं, जो थोड़ी बहुत दौड़ भाग और मेहनत करते दिखाई देते हैं। बाकी जो युवा नेता है वो उस स्थिति में भी नहीं होते। क्यों आपके बिहार प्रदेश अध्यक्ष वो कोई हमको बहुत बूढ़े तो नहीं लगते? बहुत बूढ़े नहीं लगते, लेकिन अगर आप बयान वगैरह सुनेंगे और जो अगर आप पहले से उन्हें जानते हैं तो उनके परिवार का अगर आप पता करेंगे तो सबसे पहले चीज तो ये होती है कि भाजपा जो बाकी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगा रही होती है, तो ये जो चौधरी जी हैं, इनके पिताजी जो हैं वो नेता हुआ करते थे और किसी और के साथ नहीं हुआ करते थे, ये लालू यादव के ही करीबी थे। अब सुपुत्र जो है वो भाजपा में आ गए हैं, तो वो जो जातिवाद वाला जो कीड़ा होता है, वो कीड़ा कहीं ना कहीं परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला आता है, तो वो थोड़ा बहुत रहता है। तो इस चीज को भाजपा को भी समझना होगा कि अगर उनको जातिवाद और परिवारवाद इन सारे आरोपों से उबरना है या दूर रहना है तो उनको तो बिहार में एक ऐसा मॉडल देना पड़ेगा। ठीक है, बिहार में एक ऐसा मॉडल देना पड़ेगा। हाँ, जहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसा लड़का जो है वो बिहार में देना पड़ेगा। इस तरह का सुचितापूर्ण मॉडल जो है देना पड़ेगा उस बिहार में जो परिवारवाद की पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, और उस बिहार में ये मॉडल बहुत देना जरूरी है, क्योंकि वो बिहार जो है वो लालू प्रसाद यादव को सत्ता पर बैठाता है, उनकी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाता है और उसमें जो है वो मसीहा देखता है और जातियों में विभक्त है। हालांकि यूपी भी उस बीमारी से मुक्त हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी इलाज हुए केवल 7 या 8 साल हो रहा है यूपी का। अच्छा व्यालोक भाई, अभी आनंद जी ने कहा कि खाली बा खेतवा हमार केहू आके जोत ले, तो बिहार की फर्टाइल जो पॉलिटिकल जमीन है उसका ये हाल है। और कोई भी आए तो आने को तो पुष्पम प्रिया भी वहां पर घूमती रही हैं, आने को तो वहां पर ये आपके जो है प्रशांत जी हैं वो भी लगातार आ रहे हैं, और इतने सारे बिहार के प्रवासी मेधा शक्तियां बाहर हैं, वो वापस पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा रही हैं? और संभावना क्या है? क्या वाकई इस रेस में वहां भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है क्या? बिहार को समझने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम सब लोग एक एक एंगल से उसको समझते हैं। बिहार को हमेशा आपको टॉप व्यू करना पड़ेगा। ऐसे जो विहगावलोकन बोलते हैं ना, वो विहग मतलब पक्षी, पक्षी मतलब चील, वो जब देखती है तो ऊपर से वो ड्रोन की तरह देखती है, उसको आपको देखना पड़ेगा। अब आते हैं आपके सवाल पर। बीच बीच में आजकल पता नहीं क्यों मैं एक आध लाइन एकदम मन करता है कि बहुत ज्ञान की कोई बात कह, तो उस तरह से मैं आजकल कर रहा हूं। तो आपका जो सवाल था कि खाली जमीन है, कई सारी चीजें भ्रष्ट हो गई हैं। जैसे बिहार में पुष्पम प्रिया नहीं चली क्योंकि आम आदमी पार्टी का मॉडल तब तक जनता ने देख लिया था। लोगों को सीधा लगा कि ये आम आदमी पार्टी पार्ट 2 है और ये बहुत बड़ी फ्रॉड है। और उसके बाद उसके कई सारे कारनामे भी निकले। उसके संबंध मतलब जो पारिवारिक थे वो किन नेताओं से थे, वो जेडीयू की एक नेता की भतीजी है, ये सब कुछ निकल गया। तो फिर उसका मामला चला गया और वो सक्रिय भी नहीं रहे। कोई भी एनजीओवादी टाइप दल, जैसे अभी जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, वो बिहार में नहीं चलेगा।
बिहार में इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि बिहार और झारखंड की जनता को एनजीओ के नाम पर बहुत लूटा गया है। और अब इन दोनों जगहों की, और ये हमेशा सनद रहे कि मैं बिहार जब भी कहता हूं तो लखनऊ तक कहता हूं, जिस पर लोग, मेरे यूपी के मित्र लोग बहुत नाराज होते हैं, लेकिन मेरा बिहार लखनऊ तक है। तो बिहार और झारखंड के लोगों को सीरियसली एनजीओवाद के नाम पर बहुत ठगा गया साहब। और अब इन दोनों जगह की जनता ऐसी है कि अब आप यूनिसेफ का भी प्रोग्राम करेंगे तो वो पहले पूछेंगे कि चाय आ पकौड़ी है कि ब्रेडे वाला है। सबसे पहला सवाल होता है। जनता का भरोसा इस तरह टूटा है। दूसरी बात, पता नहीं क्यों हमारे जितने मित्र हैं सब कह रहे हैं बिहार बहुत फर्टाइल है, फर्टाइल है। रे भाई, गेहूं थोड़े बोना है कि 4 किलो गेहूं लाके बो दिए। राजनैतिक नेतृत्व को अगर पैदा होना है तो उसके लिए एक आलोड़न चाहिए ना समाज में। भाई 75 एक आलोड़न था। जेपी कितने भी महान हो, और मेरा महान कहना कोट्स में है उनके, क्योंकि मैं उनको कभी माफ नहीं कर सकता। उनके जितने विरासत वाले निकले हैं सब एक से एक हैं, मतलब प्रातः स्मरणीय है। नाम लीजिए और आपका दिन बेकार हो जाएगा, भंगठा जाएगा, बिहार में जो कहते हैं। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास, सब उनके चेले। खैर, तो वो आलोड़न 75-76 में था। 90-91 में एक आलोड़न था, और जब सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार, और देखिए मैं अगर कह रहा हूं तो अवनीश भाई हंस रहे थे, लेकिन आप देखिए बिहार में भी सेम उसी समय हुआ, यूपी में भी वही समाजवादी खेला होने लगा। ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद एक आलोड़न का समय है 2014 के बाद का। तो हिंदुत्व के कार्ड पर भाजपा खेल ही रही है, लेकिन वो बीच बीच में जो नीतीश चाचा के साथ चली गई है, और नीतीश चाचा ने जो कर दिया है सब काम, कि कभी रथ यात्रा रोक दी, कभी लाठी बरसवा दी, कभी मुंगेर में कुछ कर दिया, कभी दरभंगा में कुछ कर दिया, उससे बीजेपी को नुकसान हुआ है। अब रही तीसरी बात कि नेता बनाया जाता है साहब। आप नित्यानंद राय वो पहले व्यक्ति थे जिसने लालू की सत्ता को चुनौती दी थी। आप उनको ग्रूम कर सकते हैं, लेकिन खैर मेरा एकमात्र मानना है कि भाजपा में मुझसे काबिल लोग राजनीति कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं। खासतौर से शीर्ष पर जो काली और सफेद दाढ़ी का युग्म है, उसको कोई सलाह वलाह देने की बहुत जरूरत नहीं है। बिहार का समय आएगा, वो कर लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और लोकसभा के स्तर को देखिए तो वो बात चल ही रही है। अच्छा, अब इस चर्चा को अगर समेटें, आनंद भाई आपसे भी और व्यालोक जी आप भी, आपसे भी, दोनों से बारी बारी। देखिए ऐसा है, मैं आपको पता है दर्शकों की, इधर कुछ दिनों से मैं फील्ड में घूम रहा हूं, मैं कई लोकसभा क्षेत्रों को गांव में जा रहा हूं। मैंने जो बातचीत में महसूस किया है यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में और कुछ एक जगहों पे, अभी लगातार मेरी यात्रा जारी ही है, तो वहां पर एक चीज हो रहा है कि प्रत्याशी पर लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे हैं लोकल, तब तक जब तक कि वो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी ना हो। जैसे बिहार की इन 2 सीटों पर लालू की लड़कियां ही लड़ती। ऐसे में ये मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि हर सीट पर मोदी की गारंटी कह लीजिए, अगर बड़ा पॉजिटिव कह लीजिए, या कह लीजिए मोदी इफेक्ट कह लीजिए, या मोदी का अपना वोट कह लीजिए, वो चाहे लाभार्थी के रूप में हो, चाहे उनके फैन के रूप में हो, चाहे उनके काम के रूप में हो। बिहार में मोदी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, कितने वोट ऑन एवरेज आप देख रहे हैं, परसेंटेज नहीं, मैं गिनती में नहीं चाहूंगा, कुल मिला के मोदी फैक्टर ये प्रत्याशी पर के साथ कितना टॉप अप हो रहा है बिहार में? आनंद जी। जी, तो देखिए सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी होगी कि ये चुनाव मोदी ही लड़ रहे हैं। आप प्रत्याशी के नाम पर नहीं लड़ रहे, आप मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे कि हम एनजीओ और चर्च दोनों के काम से जाते रहते हैं, तो उनमें अगर आप देखिएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखिएगा तो वो महिला कह रही होती है कि भाई सिलेंडर तो हमको मोदी दिलवाया, यही से मैं महसूस कर रहा हूं। बिल्कुल, और आप बिल्कुल। उसको व्हाट्सएप फॉरवर्ड और बाकी चीजों के माध्यम से अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 40% महिलाएं भी ऐसी नहीं है जिनके पास मोबाइल पहुंचता हो। तो वो तो आपका व्हाट्सएप फॉरवर्ड और आपके यूट्यूब वीडियो देख ही नहीं रही, उसे आप किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मेरे घर की मेड जो है
उसे आप 4 बार कह दीजिए, आप किसी दिन मेरे घर आइए और मेरी घर के मेड के सामने 4 बार आप मोदी की बुराई कर दीजिए, बाकी सब लोगों को जो चाय मिलेगी ना, वो चाय होगी, आपकी चाय में वो नमक डाल देगी। और ये मजाक नहीं कर रहे हैं, वो सचमुच करेगी ऐसा। नहीं, ये मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है। हाँ। तो आप जो मोदी का विरोध करने की बात कर रहे हैं, तो वोट जो पड़ रहा है, तो कम से कम 70% वो मोदी के नाम पर पड़ रहा है, और बाकी 30% ही है जिसमें जो प्रत्याशी है उसका कोई हाथ है, उसका कोई योगदान है। तो प्रत्याशी बिल्कुल भले आप इलाके के मुखिया वगैरह को जानता है, लेकिन वोट अभी भी मोदी के नाम पर ही है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और इसीलिए प्रत्याशी को कोई बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा है। और काम पर अगर लोग बात कर रहे हैं, मेरा जो अनुभव है व्यालोक भाई, कि लोग सीधे सीधे, एक तो जानकारी बहुत है लोगों को, सब पता है उजाला कौन दे रहा है, ये कोई ना समझे कि लोगों को जानकारी नहीं है। हे भगवान, आपको सिखाने लग जाएंगे। आप अगर झटके में सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप योजनाओं का उतना नाम नहीं लेंगे जितनी योजनाओं का वो बता देंगे। और मजे की बात, उनमें से ठीक ठाक लोग उन योजनाओं का ऑलरेडी लाभ पा रहे होते हैं, यानी मोदी का जो एक बड़ा लाभार्थी वर्ग है। तो मोदी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, और मोदी कितने इंपॉर्टेंट है बिहार के चुनाव में, सीधा मोदी वाला चुनाव, क्योंकि बिहार ऐसा रिजल्ट देता रहा है मोदी के हर चुनाव में, दमदार दिया है सीटें। फिर से समस्या वही कहूंगा कि हम लोग अभी जो ये नए जो चिंतक हुए हैं, बुद्धिजीवी हुए हैं, ये क्यों अपने चुनावी नतीजों में मुंह की खा रहे हैं, इसका कारण तो हम लोगों की इतनी बातचीत से पता चल गया। ये लोग दिल्ली के हिसाब से, दिल्ली भी नहीं, नोएडा के 100 फीट या 200 फीट के ऑफिस में बैठकर सारी चीजें तय कर लेते। आप देखिए, चुनाव ध्रुवीकृत है। मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, जो लोग कह रहे थे पहले चरण से कि ध्रुवीकरण नहीं हुआ, मजा नहीं आया, फिर पीएम ने जब खरी खरी बोलनी शुरू की तो अब यह ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। और अब तो पीएम खेल को उस लेवल पर ले आए हैं कि अब तो खैर चलिए, मुसलमानों को ही आत्मचिंतन की सलाह दे दी। ये तो इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। और मेरे हिसाब से मोदी जी को केवल इसके लिए 10-20 साल प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहिए, केवल इस एक डायलॉग के लिए, कि मुसलमानों से कहने की हिम्मत इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने की कि गुरु जरा अपने गिरेबान में झांको और तुम क्यों ऐसे हो, इस पर सोचो। प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और इस बात पर किसी ने सोचा नहीं। और ये बात हमारे मीडिया के सर्कस में या कहीं भी हम लोग भी इस पर एक चर्चा करके कट लिए हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री आपको संकेत दे रहे हैं, भाई ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, बिहार की सीटों पर मोदी कितने? चुनाव मोदी लड़ रहे हैं और मैं उसको मोदी के पक्ष विपक्ष नहीं, मैं उसको मोदी / भाजपा के पक्ष विपक्ष करके थोड़ा टोन डाउन कर देता हूं। मुझे बहुत सारे लोग मिले जिनको अपने प्रत्याशी का नाम नहीं पता है, लेकिन वो वोट देंगे। नाराजगी जिन वर्गों में है, सरकारी कर्मचारियों में जैसे नाराजगी है, पोस्टल स्टाफ में नाराजगी है, बैंक कर्मियों में नाराजगी है मोदी के प्रति, उनसे कल बात हुई 2-4 से। पोस्ट ऑफिस वालों को अब उन्होंने बैंक बना दिया है और खाता लाओ, नहीं तो तुम्हारा कुछ होगा, दिया जाएगा। मोदी हर सीट पर लड़ रहे हैं। हाँ, तो मोदी कल की बात में लास्टली उस आदमी ने क्या कहा, 2-3 ने, कि भाई देखिए सब कुछ ठीक है, हम अहाँ लग, अब मैं मैथिली बोल रहा हूं, उसको हिंदी करूंगा, हे भाई सुनू, हम अहाँ लग गरिया दै छियै ना मोदी जी के, वोट देव जेबै तखन तो ओतैये पड़तै औरी। यानी कि मोदी जी को आपसी बातचीत में हम लोग जो भी कर लें देते हैं, ठीक है, लेकिन ईवीएम जब दबाएंगे तो वोट उन्हीं को जाएगा, बस इतना जान लीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। और इस तरीके से वही बात आ जाती है कि क्या कोई प्रदेश हो, वहां का क्या ताना बाना हो, वहां का विधानसभा चुनाव कैसा रहा हो, लेकिन 2014 में भी देखा गया, 2019 में भी देखा गया कि नरेंद्र मोदी हर सीट पर लड़ रहे हैं, और 2014 से जितना मजबूती से लड़ रहे थे 19 में और ज्यादा वोट लेके लड़ रहे थे हर सीट पे। 2024 में तो प्रत्याशी का कई बार लोग नाम नहीं लेना चाहते। हालांकि ये दुखद स्थिति है, इस पर भी लोगों को सोचना होगा, ये कभी और हम लोग बात करेंगे। तो बिहार में लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां जो परिवारवाद का उच्चतम उदाहरण है, उनकी भी चुनावी जो संघर्ष यात्रा है
वो दांव पर लगी हुई है। मीसा भारती को खुद लालू प्रसाद यादव निपटा रहे हैं, ऐसी बात इस चर्चा में आई, और बेटियों को निपटा रहे हैं। हाउ सिक्योर लालू जी इज। खैर, लालू जी अगर इनसिक्योर हैं तो इसके भी एक खुशी बनती है, और नीतीश कुमार जी इस समय कितने एक्टिव हैं ये भी देखना बनता है। 4 जून तक वहीं रहें, नीतीश कुमार कितने प्रेडिक्टेबल हैं। तो बिहार की ये एक चर्चा थी जो आज आनंद जी और व्यालोक जी के साथ हमने किया। फिलहाल ये तय लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां काफी मुश्किल है। व्यालोक जी, आनंद जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा करते हैं यहीं खत्म। आप सबको नमस्कार, राम राम। धन्यवाद।